मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का पुनः इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। और ये हमारा 36वां वीडियो लेक्चर है। इसके पूर्व के जो 2 वीडियो थे वो अगर आपने देखे होंगे तो आपको याद आया होगा कि वो दोनों एक्सरे डिफ्रैक्शन, ब्रैग्स कंडीशन, ब्रैग्स इक्वेशन और मिलर्स इंडाइसिस इससे संबंधित थे। मतलब एक्स-रेज क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक्स-रे डिफ्रैक्शन क्या होता है और क्रिस्टल्स कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन प्लेन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। और आपको ये भी बताया था कि क्रिस्टल लैटिस में अलग अलग प्लेन की क्या पोजीशन होती है और उसको मिलर इंडाइसिस से कैसे दर्शाया जाता है। वो चित्रों के साथ उदाहरण सहित वो सारी बातें उसमें समझाई थी। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़ होती हैं या जो एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है उससे क्रिस्टल्स की एनालिसिस, उनके स्ट्रक्चर की एनालिसिस कैसे की जाती है। और सामान्य तौर पे इसकी जो प्रमुख विधियां हैं, एक तो लॉवेज मेथड है, दूसरा ब्रैग्स मेथड है और तीसरा डिबाई शेरर मेथड है और डिबाई शेरर इक्वेशन है। अभी इस वीडियो लेक्चर में हम केवल लॉवेज मेथड लेंगे और ब्रैग्स मेथड लेंगे और अगले वीडियो लेक्चर में डिबाई शेरर मेथड और डिबाई शेरर इक्वेशन। तो चलिए इस लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप वो वीडियो लेक्चर ज़रूर देख लें जिसमें इसका बेसिक्स बताया गया है क्रिस्टल्स के बारे में और एक्सरेज डिफ्रैक्शन के बारे में। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए ये लेक्चर प्रारंभ करते हैं। मुख्य रूप से 3 बिंदुओं को लिया है इसमें इंट्रोडक्शन, जिसमें थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन किया है, लॉवेज फोटोग्राफिक मेथड और ब्रैग्स मेथड। आपको मालूम है कि 1895 में जर्मन फिजिसिस्ट W.C. रॉन्गटन ने एक्सरेज की खोज की थी। उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और जैसे दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वैसे एक्सरेज भी हैं, पर इनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है और इसलिए इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और इनमें पेनिट्रेटिंग पावर होता है। एक्स-रे डिफ्रैक्शन को मुख्य रूप से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करने में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा मेडिसिन में, मेडिकल साइंस में इसका बहुत उपयोग है, बायोकेमिस्ट्री में, फिजिक्स में। तो कुल मिला के ये बड़ा इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक होता है ये एक्स-रे डिफ्रैक्शन का। एक्स रेज का डिफ्रैक्शन उसी तरह होता है जैसे लाइट का डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से होता है। तो 1912 में मैक्स वॉन लॉवे ने बताया कि जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके बीच जो एटॉमिक प्लेन्स होते हैं उनके बीच का जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, वो कंपैरेबल होता है किससे? एक्स रेज की वेवलेंथ से। और यही कारण है कि जब एक्स रेज इन क्रिस्टल्स पे पड़ते हैं तो जो एटॉमिक प्लेन है यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं एक्स रेज और डिफ्रैक्शन उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार एक्स रे डिफ्रैक्शन होता है। और इस आधार पे उन्होंने एक छोटा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन भी दिया जिसको ब्रैग्स इक्वेशन कहा जाता है, एन लेमडा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। यहाँ पे आपको मालूम है कि जो लेमडा है वो एक्स रेज की वेवलेंथ है, डी इंटर एटॉमिक लेयर या 2 प्लेन के बीच की दूरी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। और थीटा को कहा जाता है ग्लांसिंग एंगल। ये देखिए जो एक्सरेज आती हैं और एटॉमिक प्लेन है इनके बीच का जो कोण होता है, एंगल होता है, वो कहलाता है ग्लांसिंग एंगल। तो ये होता है थीटा। और डिफ्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि ये कंडीशन एन लेमडा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी डिफ्रैक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। और एन बराबर अपन मान रखते हैं 1, 2, 3 इत्यादि। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरह से ये अलग अलग ऑर्डर के डिफ्रैक्शन प्राप्त होते हैं। अब लावे की जो फोटोग्राफिक मेथड है क्रिस्टल की संरचना प्राप्त करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने की, उसमें क्या होता है, एक सिंगल क्रिस्टल लेते हैं। जैसे आपको मालूम है कि
सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो सिंगल क्रिस्टल को लेकर उसको एक्स रेस के पाथ में रख दिया जाता है। एक्स रेस उससे टकराती हैं और जो एटॉमिक प्लेन होते हैं उनसे उनका डिफ्रैक्शन होता है। पहले वो रिफ्लेक्ट होती हैं और रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड बीम होती है वो डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करती है। और जो डिफ्रैक्टेड एक्स रेज होती हैं उनको एक फोटोग्राफिक प्लेट के में इकट्ठा कर लेते हैं, उसको डेवलप किया जाता है फोटोग्राफिक प्लेट को। और उसके बाद अपन देखेंगे कि जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसमें कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न प्राप्त होती है पॉइंट्स की, और उन पॉइंट्स को कहा जाता है लावे पैटर्न या लावे पॉइंट्स, और उससे फिर क्रिस्टल के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। देखिए कैसे होता है ये सारा एक्सपेरिमेंट। ये एक्सरे ट्यूब है, आपको मालूम है कैसे एक्सरेज प्रोड्यूस की जाती हैं। यहाँ से एक्सरेज निकलती हैं, बहुत सारी बीम है। सिंगल बीम या नैरो बीम या फाइन बीम प्राप्त करने के लिए एक लेड स्क्रीन है जिसमें छोटा सा एक छेद होता है, तो एक्सरेज यहाँ जाती हैं। ये सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है और यहाँ पे रखा रहता है। जैसे ही क्रिस्टल से टकराती हैं उनमें एटॉमिक प्लेन से रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन के बाद ये डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करती हैं, ये जो रेज होती हैं आपस में, और इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक निश्चित पैटर्न प्राप्त होती है बिंदुओं की, जिसको कहा जाता है लॉवेज पैटर्न। ये किस तरह की होती है देखिए, इस प्रकार होती है ये। तो ये देखिए आप, डिफ्रैक्शन के बाद ये चमकदार ये बिंदु आपको प्राप्त हो रहे हैं जिनको हम लॉवे पैटर्न या डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं, और इसी से फिर क्रिस्टल की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। अब अगर आपको ये मालूम है कि एक्सरेज की वेवलेंथ कितनी है, फोटोग्राफिक प्लेट और क्रिस्टल इनके बीच की जो दूरी है वो अगर आपको ज्ञात है तो थीटा की गणना की जा सकती है। थीटा को कहा जाता है ग्लांसिंग एंगल, और थीटा अगर मालूम हो गया तो ब्रैग्स इक्वेशन में आप मान रख सकते हैं और डी का मान निकालेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंटर एटॉमिक प्लेन के का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं डी, या इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी इसको कहा जा सकता है। और अगर आपको इंटर लेयर या इंटर एटॉमिक लेयर के बीच का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा तो इंटरनल जो स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से प्लेन हैं, क्या उनके इंटरफेशियल एंगल्स हैं, ये सारी गणनाएं फिर हम कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, इसको एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे ये मान लीजिए जो स्क्रीन है, ये इसको हम मान लेते हैं कि एक्स जेड प्लेन है। क्या है ये? एक्स जेड प्लेन है। अब यहाँ पे देखिए अपन ने क्या किया है, एक क्यूबिक क्रिस्टल लिया है और एक्स रेज पास कर रहे हैं। तो ये उसके जो लेटिस पॉइंट है, ये पीले पीले पिंक जो पॉइंट्स हैं ये लेटिस पॉइंट हैं, और ये जो एक्सरे बीम है ये ऊपर की तरफ जा रही है और इसको कहा गया है जेड डायरेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? जेड डायरेक्शन। और इसके परपेंडिकुलर मतलब हॉरिजेंटल अगर एक लाइन ऐसी लेंगे अपन तो उसको बोलेंगे अपन कि ये एक्स डायरेक्शन है। और इस स्क्रीन के ऊपर परपेंडिकुलर अगर आप डालेंगे तो वो वाई एक्सिस होगा। तो इस एक्स रेस को अपन कह सकते हैं क्योंकि ये जेड डायरेक्शन में है, तो इसको अपन नाम देंगे ये 001 बीम है। क्या बोलेंगे अपन? 001 बीम। ये देखिए दो प्लेन के बीच की दूरी है डी, और ये जो प्लेन हैं ये इनको 201 प्लेन कहा जाता है, और ये परपेंडिकुलर होते हैं किसके? इस स्क्रीन के, या वाई एक्सिस के पैरेलल होते हैं। तो ये सारे जो प्लेन्स हैं ये आपस में और वाई एक्सिस के पैरेलल्स हैं, ये 201 प्लेन्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, तो ये एक्सरेज की बीम ये सीधी चली जाती है। अब क्या होता है, ये बीम जब प्लेन से टकराती है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है। कैसे रिफ्लेक्शन होता है देखिए, ये देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये जो यहाँ दर्शाई गई है ग्रीन कलर से, इसको कहते हैं लावे बीम। तो एक्चुअली ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड एक्सरे बीम है। तो आपको जैसा अभी हमने बताया था कि ये एक्स रेज है, ये जेड रेज है, और ये वाई एक्सिस है। एक्स रेज, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस, ये उनके बीच का डिस्टेंस डी है। तो ये लावे बीम कहलाती है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड लावे बीम है या एक्स रेज हैं, ये आपस में क्या करती हैं, बहुत सारी अलग अलग जो एक्स रेज हैं वो
उनका रिफ्लेक्शन होता है अलग अलग प्लेन से, और ये आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उत्पन्न करती हैं। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब उत्पन्न होता है तो एक निश्चित डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको प्राप्त होती है। पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन उसी समय होगा जब ब्रेग्स की जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड हो या ब्रेग्स इक्वेशन सेटिस्फाइड हो। तो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है इनको हम फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कलेक्ट कर लेते हैं, जैसा हमने पहले आपको बताया था। अब देखिए, जो अपने को पैटर्न मिलेगी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, उसकी सहायता से हम ग्लांसिंग एंगल का मान प्राप्त करते हैं, जो कि 26.6 डिग्री प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड के केस में। अब यहाँ पे ये भी देखिए आप कि जो इंसिडेंट एक्सरे हैं और लावे बीम, मतलब ये देखिए ये एक्सरे बीम है और ये लावे बीम है, इनके बीच का जो कोण होता है वो 2 थीटा के बराबर होगा। ये देखिए ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, और इसका मान आता है 53.2 डिग्री। हाफ अगर लेंगे तो हो जाएगा ये कितना, 26.6 डिग्री। ये ग्लांसिंग एंगल है। तो इसी तरह से थीटा मालूम हो गया तो डी मालूम कर लेंगे हम, और डी मालूम हो जाएगा तो बाकी जो स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हैं वो क्रिस्टल के, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं ब्रेग्स मेथड। ब्रेग्स मेथड में क्या होता है, जो क्रिस्टल है उसको रोटेट किया जाता है। तो देखिए डायग्राम में देखिए ये एक्सरेज आ रही हैं, ये फिल्टर है जो मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज को बना देता है, और ये फाइन मोनोक्रोमेटिक बीम यहाँ पर आती है, और ये यहाँ पे देखिए एक सिंगल क्रिस्टल रखा हुआ है। पर ये सिंगल क्रिस्टल क्या होता है, एक रोटर की सहायता से इसको घुमाया जाता है। तो ये रोटर को हम घुमाते हैं, तो रोटर जब घूमता है तो क्या होता है, जो ग्लांसिंग एंगल हैं, मतलब जो थीटा है, उसके अलग अलग मान प्राप्त होते हैं, और अलग अलग इंटेंस डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको प्राप्त होती है। क्योंकि थीटा का मान चेंज हो रहा है ग्लांसिंग एंगल का, क्योंकि ये क्रिस्टल रोटेट हो रहा है, इसलिए इसको रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड भी कहा जाता है। तो अलग अलग हमको डिफ्रैक्शन, इंटेंस डिफ्रैक्शन पॉइंट्स मिलते हैं या पैटर्न प्राप्त होती है। अब जो ब्रेग्स इक्वेशन है उसमें हम n का मान अलग अलग रखेंगे। n बराबर 1 तो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, n बराबर 2 सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन। तो अलग अलग डिफ्रैक्शन हमको प्राप्त होते हैं, और उसकी सहायता से थीटा ग्लांसिंग एंगल है, उसका मान बदलता रहता है। तो उसको हम इसमें रख के अलग अलग डी के मान अलग अलग प्लेन के लिए निकाल सकते हैं। तो जो क्रिस्टल में अलग अलग प्लेन्स होते हैं उनमें, उनके लिए डी का मान क्या है ये हम निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर के समय शुरू में कि आप जो मिलर सिंडाइसिस हैं और जो बेसिक्स ऑफ क्रिस्टल हैं वो वीडियो ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि अलग अलग प्लेन को कैसे दर्शाते हैं, 101 क्या है, 111 क्या है, ये सारी टर्मिनोलॉजी हमने उसमें बताई है और समझाई थी आपको। तो उसको समझने के बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार जो अलग अलग प्लेन हैं उनके लिए डी वैल्यूज़ या डी का मान उनके लिए निकाला जाता है। अब जैसे सिंपल क्यूबिक लैटिस है, तो सिंपल क्यूबिक लैटिस एक बड़ा रेयर होता है, और एक एग्जांपल बड़ा इंटरेस्टिंग है ये अल्फा पोलोनियम का, ये रेयर एग्जांपल है। और इसमें डी 100, 110 और 111 इनके जो डिस्टेंस हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हैं या इंटरप्लेनर डिस्टेंस कहना चाहिए, इनका रेशो होता है 1:1/√2:1/√3। इसके विपरीत अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, मान लीजिए जैसे सोडियम क्लोराइड फेस सेंटर्ड होता है, तो सोडियम क्लोराइड के अलावा कॉपर, निकिल, ये भी सिल्वर, गोल्ड, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं क्रिस्टल्स के जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बनाते हैं। और इनके लिए डी 100, 110, 111 इनका जो रेशो है डी का वो 1:1/√2:2/√3 प्राप्त होता है। इसी तरह से जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होते हैं, आयरन है, क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है इत्यादि, जिनको BCC भी लिखा जाता है, इनके लिए D100, D110, D111 इनके जो अनुपात हैं, रेशो हैं, वो 1:2/√2:1/√3 ये प्राप्त होते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन से प्राप्त होने के लिए
जो ग्लांसिंग एंगल है उसका मान भी निश्चित होता है। जैसे अलग अलग प्लेन के लिए, जैसे अगर 100 प्लेन है तो थीटा का मान ग्लांसिंग एंगल 5.9, अगर 110 प्लेन है तो 8.4, 111 प्लेन है थीटा का मान 5.20 है। तो अपने को क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होंगे। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत ही उसको थोड़ा सा जल्दी मैं बना रहा हूँ, वो होगा डिबाई शेरर मेथड। डिबाई शेरर इक्वेशन क्या है, डिबाई शेरर मेथड क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है। तो थैंक यू सो मच और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा।